हेलो दोस्तों, मैं आशीष पंचाल आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस एग्ज़ाम अड्डा में। तो आज की क्लास हम जो है आपके लिए लेकर आए हैं। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी एक सब्जेक्ट है जिसमें पर्यावरणीय सम्मेलन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके जो है यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए और भी यूपीपीएससी पीसीएस एग्ज़ाम जो होता है आपका उत्तर प्रदेश पीसीएस एग्ज़ाम उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं यूपी से संबंधित और अदर जो भी आपके पीसीएस जो स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पर्यावरणीय सम्मेलन। तो ये इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से संबंधित आपका टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज इसी को कवर करेंगे। चलते अपनी क्लास की तरफ, करते हैं आज की महत्वपूर्ण क्लास। तो हम बात करेंगे रामसर कन्वेंशन की। तो रामसर कन्वेंशन जिसे हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, अभिसमय भी जानते हैं, रामसर कन्वेंशन भी जानते हैं और या रामसर सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। तो आपको बता दें कि यह एक अंतर सरकारी संधि है। ये आपको थोड़ा सा पॉइंट याद रखना है क्योंकि फैक्ट के रूप में आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि ये 2 फरवरी 1971 को जो है एक कैस्पियन सागर के दक्षिणी तट पर स्थित एक शहर था जो ईरान का शहर है जिसका नाम है रामसर। इसी में ये सम्मेलन संपन्न हुआ था 2 फरवरी 1971 को। और आपको मैं बता दूं ये लागू हुआ था 1975 में। ये कुछ फैक्चुअल जानकारी है जो आपको याद रखना होगा। इसके बाद अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत के संदर्भ में 1 फरवरी 1982 को भारत ने इस संधि को अपने देश के अंदर लागू किया था। इसके बाद आपको बता दें इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो आर्द्र भूमि होती है, जो वेटलैंड होती है, वो रामसर स्थल के रूप में घोषित किया जाता है। इसके बाद आगे बात करेंगे हम लोग जो है कि जो विश्व आर्द्र भूमि दिवस भी मनाया जाता है इसी के संदर्भ में। जब ये सम्मेलन संपन्न हुआ था 2 फरवरी को, तो हर साल जो है 2 फरवरी को जो है वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है जिसे विश्व आर्द्र भूमि दिवस कहते हैं। वो 2 फरवरी को मनाया जाता है। और आपको बता दें इस सम्मेलन को आगे बढ़ाने के लिए एक कॉप सम्मेलन का आयोजन किया गया जो प्रत्येक 3 वर्ष में संपन्न किया जाता है। इसके बाद आपका भारत में अगर कुल रामसर साइट की संख्या अगर देखी जाए तो वर्तमान में जो है आपको मैं बता दूं कि 89 है। तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे, ये फैक्ट थोड़ा सा गलत था। इसके बाद आगे मैं आपको बता दूं कि सबसे छोटी वेटलैंड की बात अगर हम करें तो रेणुका वेटलैंड है जो हिमाचल प्रदेश में है। इसके बाद अगर हम सबसे बड़ी वेटलैंड की बात करें तो वो सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। ठीक है ना। इसके बाद आगे हम चलेंगे और आगे आपको बताएंगे कि प्रथम आर्द्रभूमि स्थल केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है वो राजस्थान में और चिल्का झील उड़ीसा में है जो 1981 में जो है प्रथम भारतीय आर्द्रभूमि स्थल घोषित किया गया था पहली बार। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा। ये प्रथम भारतीय आर्द्रभूमि स्थल है। पहला केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो राजस्थान में, और फिर इसके बाद चिल्का राष्ट्रीय उद्यान है जो 1981 में, दोनों आगे पीछे करके जो है आर्द्र भूमि की श्रेणी पे रखे गए थे। अगर वर्तमान में बात करें तो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल है जिसमें संख्या जो है 20 है और उत्तर प्रदेश में जो है संख्या वर्तमान में 10 है। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ वाले जो तैयारी कर रहे हैं वो अपना याद रखें। इसके पहली तो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा है, तो ये बस आपको याद रखना है। इसके बाद आपको मैं बता दूं उदयपुर और इंदौर वेटलैंड सिटी प्रमाणन प्राप्त शहरों में सूची में शामिल किया गया। इन 2 शहरों को पहली बार, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बन सकता है पेपर में आपके। इसके बाद अगर हम बात करें वर्ल्ड के संदर्भ में, विश्व के संदर्भ में, तो यूनाइटेड जो किंगडम है 175 स्थल है, मैक्सिको में 142 स्थल है। इसके बाद भारत में दुनिया रामसर स्थलों की संख्या में तीसरा स्थान हासिल किया है। तो पहला अगर क्रम से पूछ ले तो पहला यूनाइटेड किंगडम है और फिर मैक्सिको है और फिर भारत है। आपको मैं बता दूं कि भारत में रामसर स्थलों की सूची में सबसे ज़्यादा जो है वो तमिलनाडु में है, ये तो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद एशिया में अगर सबसे ज़्यादा रामसर स्थलों की संख्या देखें तो भारत में, और इसके बाद जो है चीन में है जहाँ पर 82 रामसर स्थल है और भारत में वर्तमान में 89 है, आपको याद रखना होगा। इसके बाद अगर हम भारत के संदर्भ में आपको बता दें फ्रेमवर्क क्या है इसका, तो आपको बता दें आर्द्रभूमि के संरक्षण व प्रबंधन हेतु पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधान के तहत आर्द्रभूमि संरक्षण व प्रबंधन अधिनियम 2017 को अधिसूचित किया था। इसके बाद ये नियम आर्द्रभूमि के प्रबंधन को विकेंद्रीकृत करते हैं और राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण और केंद्र शासित प्रदेश आर्द्रभूमि प्राधिकरण के गठन का प्रावधान करते हैं।
इसके बाद आपको बता दें कि एक जो है मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड क्या है। अब ये इम्पोर्टेंस क्यों है आपके लिए, देखिए आपको मैं बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो आद्यभूमि की जो सूची है उन आद्यभूमि का रजिस्टर है जहां मानवीय हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आद्यभूमि की परिस्थिति के स्वरूप में परिवर्तन या तो हो गया या हो रहा या होना संभावित है। तो इसके लिए मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड एक लागू किया गया है और ये रामसर संधि के तहत आद्यभूमि स्थलों की सूची इस सूची को प्रावधान में एक रजिस्टर के रूप में इसे संदर्भित किया गया है। उस वेटलैंड को शामिल किया जाता है जिसमें तकनीकी विकास, प्रदूषण एवं मानवीय हस्तक्षेप के कारण उसमें परिवर्तन हो रहा हो, ठीक है ना। इसके बाद आगे हम बात करेंगे कि वर्तमान में भारत में 2 आद्यभूमि जो मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में शामिल की गई हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो राजस्थान में, और दूसरा जो है आपका लोकटक झील है जो मणिपुर में है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद चिल्का भी झील थी जो उड़ीसा की जो झील मानी जाती है, जो आपको बता दें खारे पानी की सबसे बड़ी लैंगून झील के रूप में जानी जाती है जो उड़ीसा में स्थित है। इसको अब हटा दिया गया है इस पद से, नहीं पहले ये भी झील इसमें शामिल किया गया था। इसके बाद हम बात चलेंगे अगले सम्मेलन में, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972। आपको बता दें स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर एक संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ था 516 जून 1972 को आयोजित किया गया था। आपको बता दें यह ग्रही पर्यावरण का पहला वैश्विक अभिसमय था और विषय था ओनली वन अर्थ था। आपको बता दें इस सम्मेलन में 122 देशों ने भाग लिया था। इसके बाद आपको मैं बता दूं कि जो है संयुक्त राष्ट्र सभा ने 5 जून 1972 को पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस भी घोषित किया था। आपको बता दें वर्ष 2024 में विश्व पर्यावरण दिवस का विषय जो है भूमि बहाली और मरुस्थली और सूखे के प्रति लचीलापन है। इसके बाद लक्ष्य क्या था कि ग्रही पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के लिए एक सामान्य शासन ढांचा तैयार करना था। वहीं अगर हम संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जिसे यूएनईपी बोलते हैं, यूनाइटेड नेशनल जो है एनवायरनमेंट प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, नामक अंतर्राष्ट्रीय निकाय की स्थापना की गई थी इसी जो आपका स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। आपको बता दें स्टॉकहोम घोषणा जो था वो पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास से संबंधित एक प्रकार का जो है सम्मेलन समझौता था। इसके बाद आगे हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC क्या है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज। आपको बता दें कि 1992 में इसी स्टॉकहोम सम्मेलन ने, आपको बता दें 1992 में पृथ्वी सम्मेलन एक हुआ था। इसी पृथ्वी सम्मेलन के संदर्भ में 3 ऐसी संस्थाओं का निर्माण हुआ था, इसमें एक सम्मेलन कराए गए थे। तो अलग अलग सम्मेलन थे सब्जेक्ट को लेकर के। तो 1992 में पर्यावरण विकास पर एक संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए गए जिसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन या रियो शिखर सम्मेलन या रियो सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। आपको बता दें कि UNFCCC जो है UNFCCC वर्ष 1994 में लागू हुआ और 157 देशों द्वारा इसमें पुष्टि की गई थी। इसके बाद वर्ष आपको बता दें कि वर्ष 2015 में एक पेरिस जलवायु समझौता हुआ। इस समझौते की मूल संधि थी ये 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल की ये मूल संधि भी थी। आपको बता दें कि UNFCCC UN क्लाइमेट चेंज संयुक्त राष्ट्र की एक इकाई जिसे जलवायु परिवर्तन के खतरे के प्रति वैश्विक स्तर पर सकारात्मक प्रतिक्रिया का समर्थन करने का काम सौंपा गया है। इसका सचिवालय बार्न जर्मनी में स्थित है। इसके बाद आगे हम आपको बता दें कि उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है कि वातावरण में जो ग्रीन हाउस गैस होती है उसकी सांद्रता को ऐसे स्तर पर स्थिर करना है जो एक समय सीमा के भीतर खतरनाक नतीजों को रोक सके ताकि पारिस्थितिकी तंत्र को स्वाभाविक रूप से अनुकूलित करने और सतत विकास को सक्षम करने में अनुमति मिल सके। इसके बाद आगे हम बात करते हैं क्योटो प्रोटोकॉल क्या है। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, ये एक प्रकार का UNFCCC से जुड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। आपको पता है, याद होना चाहिए क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल जो है 1997 में क्योटो जापान में अपनाया गया था और 2005 में से लागू किया गया था। इसका क्या संदर्भ था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्सर्जन की कमी हेतु बाध्यकारी लक्ष्य निर्धारित करके अपनी पार्टियों के प्रति प्रतिबद्धता
हासिल करना था। आपको बता दें कि बहुत ही सटीकता से शब्दों को आप समझना होगा कि यूपीएससी जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है वो बड़ी सटीकता से क्वेश्चन को जो है सेट करता है। तो इसलिए पढ़ कर के 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, उसकी सटीकता जानकारी ज़रूर आपको होना चाहिए कि बाध्यकारी लक्ष्य देखो, ये शब्द जो आपको मैंने अभी बताया है ये शायद ना हो उसमें और आप गलत कर देंगे। ठीक है, तो बाध्यकारी लक्ष्य जैसे ऐसे शब्दों को आप जरूर डिनोट करें अपने माइंड में। इसके बाद आपको बता दें कि इसके तहत स्वीकार किया गया और 150 से अधिक वर्षों की औद्योगिक गतिविधियों के परिणामस्वरूप वातावरण में CHG उत्सर्जन के वर्तमान उच्च स्तर के लिए विकसित देश मुख्य रूप से जिम्मेदार देश होंगे। इसके बाद आपको बता दें वियना सम्मेलन 1985 हुआ। ये एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय समझौता है, ये आपको याद रखना होगा। और पहली बार 22 मार्च 1985 को 23 देशों द्वारा इसमें हस्ताक्षर किए गए और इसे 1988 में कानून में हस्ताक्षरित किया गया था। ये जो सम्मेलन था ये ओजोन परत क्षरण को बचाने के लिए किया गया है, जिसमें CFC जैसे प्रयोग की गई गैसें हैं उनको कमी के लिए किया गया है वियना सम्मेलन। तो वियना सम्मेलन ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है, ये आपको याद रखना होगा। इसके बाद आगे हम बात करेंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी इसी से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। आपको बता दें ओजोन क्षरण को जो है रोकने के लिए पदार्थों के उत्पादन को कम करना होगा। ओजोन परत के क्षरण के लिए ये जो गैसें जिम्मेदार हैं उनकी प्रसरता घटानी पड़ेगी। आपको बता दें ये 16 सितंबर 1987 को हस्ताक्षर किया गया था और इसीलिए 16 सितंबर को जो है ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। आपको बता दें 89 में जाकर के 1 जनवरी 1989 को ये प्रभावी हो गया। आपको बता दें जो भारत ने अपनाया इसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को वो 1992 में अपनाया और ये एक बाध्यकारी समझौता है, ये आपको पॉइंट याद रखना होगा। इसके बाद आपको बताते हैं कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत जो विकसित देश होते हैं उनमें 2000 तक CFC का उपयोग और उत्पादन पूरी तरीके पर बंद नहीं करने को कहा गया, मगर विकासशील देशों को CFC का उत्पादन एवं उपभोग 2010 तक बिल्कुल बंद करने का समय दिया गया था। आपको पता है 2010 से प्रोटोकॉल का एजेंडा हुआ और यह CFC जो है वो धीरे धीरे बाहर करने पर केंद्रित हो गया। इसके बाद आगे आपको बता दें कि ओजोन विघटनकारी पदार्थों की कुछ सूची हैं जिसमें CFCs जिसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं, बहुत खतरनाक गैसें होती हैं। SCFC होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती हैं, इन्हें हम फेरान भी कहलाते हैं। इसके बाद हेलान जैसी गैसें में आ जाते हैं, फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है और ब्रोमीन होती है, हेलान गैसें होती हैं। फिर इसके बाद हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन होता है। इसके बाद कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये भी बहुत खतरनाक है। इसके बाद आपको मैं बता दूं मेथाइल क्लोरोफॉर्म, ठीक है, CH3 CCl3। इसके बाद मेथाइल ब्रोमाइड होता है, इसका ब्रोमोक्लोरोमीथेन होता है। फिर आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड भी होता है और मॉन्ट्रियल द्वारा इन्हें नियंत्रित करने की बात कही गई है। आपको मैं बता दूं कि एक सम्मेलन हुआ जो बहुत महत्वपूर्ण सम्मेलन था सभी सम्मेलनों की उत्पत्ति को लेकर के, पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन क्या था। आपको बता दें UNCD अर्थ, जिसे अर्थ समिट के रूप में जाना जाता है। और आपको बता दें 3 से 14 जून 1992 में ब्राज़ील का एक शहर था रियो डियो जेनेरो, जहां पर आयोजित किया गया था। आपको मैं बता दूं कि रियो का अर्थ होता है समिट का प्राथमिक उद्देश्य पर्यावरण और विकास के मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई के लिए एक व्यापक एजेंडा तैयार करना, एक नया खाका तैयार करना, 21वीं सदी में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और विकास नीति को निर्देशित करने में मदद करेगा। आपको बता दें कि इस सम्मेलन के 3 दस्तावेज थे। उन 3 दस्तावेज में आपको पता है UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज। इसके बाद CBD था, जो है आपको पता होना चाहिए CBD था, ठीक है ना। इसके बाद 1 सिद्धांतों पर व्यक्तित्व था, रियो घोषणा पत्र वीजा और एजेंडा 21। ये आपके जो है ये जो मैं बता रहा हूँ ये UNCCD जो है मैंने नहीं लिखा, ये UNCCD ये 1 सिद्धांतों पर व्यक्तित्व था। आपको पता है रियो घोषणा पत्र भी था और एजेंडा 21 था। इसके बाद हम बात करेंगे, सबसे पहले हमने UNFCCC के बारे में बात कर ली है, हम बात करेंगे एजेंडा 21 की। आपको एजेंडा 21 क्या थी, जो प्रदूषण नियंत्रण और वैश्विक उत्सर्जन सहित सतत विकास के लिए एक व्यापक वैश्विक कार्य योजना था। ये आपसे पूछ सकता है एजेंडा 21।
तो वो CBDV के बारे में हमने नहीं बताया, तो CBD के बारे में हम जानकारी लेंगे कि जो CBD था वो जैव विविधता अभिसमय सम्मेलन था। ये ही 1992 में रियो डी जेनेरो में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन के दौरान अंकित कर्म एक समझौते में से एक था। CBD क्या था कि एक व्यापक और वैश्विक समझौता था। एक तो पॉइंट ये आपको पकड़ना होगा, जैव विविधता से संबंधित सभी पहलुओं को शामिल किया गया। इसमें उद्देश्य था आर्थिक विकास की ओर अग्रसर होते हुए विश्व के पारिस्थितिकी आधारों को बनाए रखने हेतु प्रतिबद्धताएं निर्धारित की गई थी इसमें। इसके बाद आपको मैं बता दूं कि ये जो है 1992 को नैरोबी में स्वीकार किया गया और कानूनी रूप से एक बाध्यकारी भी है, और 93 में जाकर इसे लागू किया गया। CBD में पक्षकार के रूप में विश्व के 196 देश शामिल, जहां 168 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। भारत CBD का एक पक्षकार है। आपसे क्वेश्चंस बना सकता है पेपर में, तो याद रखना होगा। 3 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं: जैव विविधता का संरक्षण करना, जैव विविधता घटकों का सतत उपयोग करना, आनुवंशिकी संसाधनों के उपयोग से प्राप्त होने वाले लाभों को उचित और समान भागीदारी को सुनिश्चित करना। इसके बाद आगे मैं बता दूं कि प्रत्येक 2 वर्ष में इसकी बैठक संपन्न होती है और 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। 2024 में इसकी जो थीम रखी गई, योजना का हिस्सा बने, बी पार्ट ऑफ द प्लान, ये आपको थोड़ा सा याद रखना होगा। इसके बाद वर्ष 2000 में संयुक्त राष्ट्र महासभा असेंबल UNGA के आधिकारिक तौर पर 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस घोषित किया गया था। इसके बाद आपको बता दें कि 2010 में नागोया जापान के आइची प्रांत में आयोजित एक CBD के 10वें सम्मेलन में जैव विविधता के उद्यान रणनीतिक योजना, जिसे आइची लक्ष्य का नाम दिया गया, इसे स्वीकार किया गया था। आइची लक्ष्य कब लागू किया गया था? 2010 में आया था और 12 अक्टूबर 2014 को लागू कर दिया गया। तो ये आपको याद रखना होगा। आपको बता दें कि ये एक भाग के रूप में लघु अवधि रणनीति योजना 2020 के तहत 2011 से 20 के लिए जैव विविधता पर एक व्यापक रूपरेखा तैयार करना था। लघु विधि योजना 20 महत्वाकांक्षी जो लक्ष्य थे उनके सम्मिलित होने के लिए इसे नाम दिया गया आइची लक्ष्य, जो एक प्रकार का समूह है। आपको बता दें कार्टाजेना प्रोटोकॉल ये क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 सितंबर 2003 को लागू हुआ। किस शहर में? कोलंबिया का एक शहर है कार्टाजेना शहर, उसमें यह किया गया। आपको बताइए प्रोटोकॉल आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के परिणाम स्वरूप संशोधित जीवित जीवों द्वारा उत्पन्न संभावित जोखिमों से जैविक विविधता की रक्षा करता हुआ पाया गया। आपको मैं बता दूं, अगला है हमारा UNCCD, जिसे मरुस्थलीकरण के निपटने के लिए एक सम्मेलन भी किया गया। ये 1994 में स्थापित किया गया था, ये आपको याद रखना होगा। आपको बता दें कि पर्यावरण और विकास को सतत भूमि प्रबंधन से जोड़ने वाला एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। 197 पक्ष शुष्क भूमि पर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने, भूमि और मृदा की उत्पादकता को बनाए रखने, बहाल करने और सूखे के प्रभावों को कम करने के लिए मिलकर काम करते हैं। इसके बाद आपको बता दें बांझ चुनौती। बांझ चुनौती क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। बांझ चुनौती एक वैश्विक प्रयास है, सबसे पहले याद रखेंगे। इसके बाद आपको 2020 तक दुनिया के 150 मिलियन हेक्टेयर गैर वनीकृत और बंजर जो भूमि पड़ी हुई हैं, 2030 तक 350 बिलियन हेक्टेयर भूमि पर वनस्पतियाँ उगाई जाएंगी। ये बांझ चुनौती के आधारित था। इसके बाद सबसे लास्ट सम्मेलन है पेरिस जलवायु समझौता, जो सबसे बड़ा समझौता था जलवायु परिवर्तन को लेकर के। आपको बताएं वैधानिक स्थिति जलवायु परिवर्तन पर वैधानिक रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, कानूनी रूप से नहीं, वैधानिक रूप से। इसके बाद आपको बता दें 2015 में पेरिस में राष्ट्रों के सम्मेलन COP21 में 196 देशों द्वारा इसमें अंकित किया गया था। उस समय COP21 का सम्मेलन हो रहा था। आपको बता दें कि इसका जो लक्ष्य था वो 2 डिग्री सेल्सियस के नीचे पूर्व औद्योगिक स्तरों की तुलना में इसे अधिकतम 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना था। ये चलता बहुत लंबे समय तक चल रहा है और इस पर अभी भी देश जो है अपनी सटीकता जानकारी नहीं दे रहे हैं और अपने लक्ष्य को निर्धारित नहीं कर रहे हैं। आपको बता दें उद्देश्य क्या था कि तापमान को सीमित करने के लिए लाया गया था। पक्षकार देशों का जो लक्ष्य था वो सदी के मध्य तक जलवायु तटस्थता प्राप्त करने के लिए इतनी जल्दी हो सके वैश्विक स्तर पर ग्रीन हाउस जो गैसों का हम प्रयोग कर रहे हैं उनकी जो चरम स्थिति है उस पर हमें पहुंचना है और उसे कम करना है। भारत पेरिस समझौते का हस्ताक्षरकर्ता देश है, ये आपको याद रखना होगा।
2022 में UNFCCC को एक अध्ययन NDC प्रस्तुत करते हुए इस समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पुष्टि की और NDC ने वर्ष 2021 से 30 तक भारत के जलवायु लक्ष्यों को रूपरेखा प्रदान किया। इसके बाद आपको बता दें वर्ष 2020 ने भारत ने वर्ष 2030 तक उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर से 45% कम करने के लिए बात कही है। इसके बाद 2016 की प्रतिज्ञा में 10% से अधिक अध्ययन प्रतिज्ञा भारत के NDC का हिस्सा है। वही 2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% गैर जीवाश्म ईंधन के माध्यम से उत्पादित करने का लक्ष्य रखा है, जिससे बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन नहीं होगा। आपको बता दें 2030 तक 2.5 से 3 बिलियन टन CO2 समतुल्य अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाने का लक्ष्य भी रखा गया है और कहा गया भारत ने 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन हम हासिल करने में संकल्प हासिल कर लेंगे। तो इस प्रकार आज की जो क्लास थी हमारी पर्यावरणीय सम्मेलन को लेकर के एक बहुत महत्वपूर्ण जो है क्लास थी। आपकी प्रतियोगी परीक्षाएं जो सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा कराता उनमें बहुत सारे ढेर क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, जहाँ से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास बनेगी। तो आप सभी लोग इस क्लास को अंत तक जरूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।